साथियों, मैं सुभाष चंद्रा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है। और इस चैप्टर को किस नाम से जाना था? तो डी तथा एफ ब्लॉक तत्व। डी तथा एफ ब्लॉक का जो तत्व है, इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में, चाहे यूपी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, जरूर पूछा जाता है। थोड़ा सा ये चैप्टर हार्ड तो है, लेकिन बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं। लेकिन आज इसको हम एक सिंपल और साधारण तरीके से और ट्रिक के माध्यम से इस चैप्टर को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो साथियों, सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी चैप्टर का एक दूसरा नाम भी है, और वो दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्व। इसका डी ब्लॉक तत्व नाम क्यों पड़ा, ये भी हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। क्योंकि डी ब्लॉक इसलिए पड़ा था ये, क्योंकि इसमें जो विभेदी इलेक्ट्रॉन होता है वो बाह्य कोश से, कहाँ से? बाह्य कोश में तो एस आता है ऑर्बिटल। बाह्य कोश से पहले कोश में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा तो उन्हें हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक तत्व की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। कभी आपने एक्सप्लेन करा हो तो ये ऑर्बिटल का जो नियम है, वो नियम ये कहता है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d, कुछ भी हो सकता है 1 से लेके 10 तक। फिर इसके बाद में कौन आएगा? ns। ns का मतलब होता है 4s। और 4s में चाहे आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाए, चाहे आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाए, तो s ऑर्बिटल में जब एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो समझ जाना कि वो एलिमेंट आपका क्या है? अपवाद है। और अगर s ऑर्बिटल में हमारे कितने कर जाए? 2 प्रवेश कर जाते हैं, तो वो आपका अपवाद नहीं होता है, जनरली एलिमेंट होता है। ठीक है। तो अभी हमने एक जिक्र करा था डी ब्लॉक का तत्व क्यों कहा जाता है इनको। डी ही क्यों दिया, एफ क्यों नहीं दिया, पी क्यों नहीं दिया? तो इसका रीजन समझें। रीजन ये है कि बाह्य कोश हमारा ये है एस ऑर्बिटल, और इससे पहले का कोश कौन सा है? डी ऑर्बिटल है। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश को छोड़ करके इससे पहले कोश में क्या कर जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। तो पहला कोश कौन सा है? इससे पहले डी ऑर्बिटल है, तो इसलिए इनको डी ब्लॉक के तत्व कहा गया। दूसरा ये है कि इन तत्वों में क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है, आदात वर्धनीयता का भी गुण पाया जाता है, और विद्युत और ऊष्मा के कैसे होते हैं? ये सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? सुचालक। चलो डेफिनेशन से समझते हैं इसको। और डेफिनेशन क्या है ये समझें से जरा। आपसे पूछा जाए संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए संक्रमण तत्वों को रखा कहाँ गया है। तो संक्रमण तत्व की अगर बात करें तो संक्रमण तत्वों को एस और पी ब्लॉक के कहाँ रखा गया है? बीच में रखा गया है। तो एस और पी ब्लॉक के बीच में रखेंगे। तत्व कहाँ रखे गए ये हमें पता होना चाहिए। तो कभी आपने पीरियोडिक टेबल, जिसको आवर्त सारणी कहा जाता है, अगर उसको देखा हो, एक बार देख लेना। जब देखते हैं तो इधर हमारे कितने होते हैं? तो इधर 2 वर्ग होते हैं। एक हमारा वर्ग होता है एस का, और एक होता है हमारा किसका? पी का, और एक होता है किसका? इस टाइप से। ठीक है ना। इसको फर्स्ट ए नाम से जाना जाता है, इसको सेकंड ए नाम से जाना जाता है। तो 2 वर्ग तो इधर होते हैं। इसके बाद में इधर साइड में जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ये दोनों एस ब्लॉक के होते हैं, और इधर वाले कौन से होते हैं? पी ब्लॉक के। ठीक है। इस पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गए हैं। ठीक है। और कितने रखे जाते हैं? 5 ये, और छठा हमारा कौन सा आता है? अक्रिय गैस का। तो 13 ये होता है, 14 15 16 17, और एक ये होता है 18, जिसको जीरो समूह भी कहते हैं। इस जीरो समूह के अंतर्गत सब इनर्ट गैसों को रखा गया है। इनर्ट गैस का मतलब होता है अक्रिय गैसों को, जो कभी क्रिया नहीं करती हैं, निष्क्रिय होती हैं। अब एस ब्लॉक पता चल गया, पी ब्लॉक पता चल गया। इसी के बीच में अगर आपने पढ़ा हो तो इसी के बीच में ये एलिमेंट रखे गए हैं, और कितनी श्रेणी बांटी गई है इसकी? 4 श्रेणी बांटी गई। कितनी बांटी गई है? 4। इन 4 श्रेणियों को जो बांटा गया है, इन्हीं में ये जितने भी हैं वो सब डी ब्लॉक के एलिमेंट को रखा गया। ठीक है ना। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कहाँ रखा गया? बीच में रखा गया। दूसरी चीज ये है कि इनके जितने भी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि गुण होते हैं, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से क्या होती है? मिलती जुलती होती हैं। 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। एक यहाँ पे आता है आपका लैंथेनम, और एक आता है सीरियम। कौन सा आता है? सीरियम। एक्टिनियम। और जैसे ही ये लैंथेनम और एक्टिनियम 2 एलिमेंट होते हैं, तो ये निकाल के जब ये प्रॉपर्टी मैच नहीं करते तो इनको यहाँ से हटा करके कहाँ रख दिया जाता है? एफ ब्लॉक में। तो एफ ब्लॉक कहाँ रखी जाती है? नीचे रखी जाती है। जब ये दोनों एलिमेंट पहुंच जाते हैं नीचे, तो इसी को, पहले वाले को तो एल ए यहाँ रख लिया जाता है, तो इसको लैंथेनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं?
लैंथेनाइड। और जब ये Ac यहाँ पे आ जाता है तो इसको एक्टिनाइड कहते हैं। तो दो श्रेणियां यहाँ से भी बनती हैं, एक लैंथेनाइड बनती है और दूसरी कौन सी बनती है, एक्टिनाइड। अगर इन दोनों एलिमेंट को ऐड कर लिया जाए तो एफ ब्लॉक की श्रेणी में कितने कितने होते हैं, 15-15। अगर इनको ऐड नहीं करते हैं आप तो इस श्रेणी में कितने कितने एलिमेंट होते हैं, 14-14, यानी टोटल कितने होंगे, 28। और अगर ये दो कौन जाते हैं इनके नाम के अकॉर्डिंग ही तो श्रेणी बनाई गई है, तो फिर कितने कितने एलिमेंट हो जाते हैं, 15-15, टोटल कितने होते हैं, 30। बात आती है डी ब्लॉक में कितने रखे गए हैं एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के अंतर्गत टोटल एलिमेंट जो रखे गए हैं वो 40 रखे हैं। उन 40 में से 40 को हम क्या नहीं कहते हैं, संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, केवल कितने को कहते हैं, 35 को। अगर 3-5 एलिमेंट को हम संक्रमण तत्व कहते हैं तो 5 तत्व कौन से हैं जिनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। तो 5 सुने जरा कौन से होते हैं, एक होता है आपका Zn, दूसरा होता है Cd और तीसरा होता है Hg। तीन एलिमेंट तो ये हैं, इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते। क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि इनके बाह्य कोश या जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट भरे होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में दो एलिमेंट ये हैं, क्योंकि इनको निकाल करके नीचे पहुंचा दिया है तो 3 और 2 5 एलिमेंट होते हैं। ये 5 एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो 35 एलिमेंट होते हैं उन सभी को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है ना। चलो समझते हैं एक परिभाषा क्या है। परिभाषा ये कहती है कि संक्रमण तत्व उन तत्वों को कहा जाता है जिन तत्वों के विभेदी इलेक्ट्रॉन, जिन तत्वों के विभेदी इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले कोश में, बाह्य कोश में ऐसा आएगा, उससे पहला कोश में आएगा, डी में आएगा। तो बाह्य कोश से पहले कोश में, और पहला कोश कौन सा आएगा, या तो n-d कह देना ऑर्बिटल, और ये ना कहें तो फिर ये कह सकते हैं कि डी कक्षक में, किसमें, डी कक्षक में। जब इसमें प्रवेश कर जाता है तो उन्हीं को संक्रमण तत्व कहते हैं। इन तत्वों को कहाँ रखा गया तो वो भी सब एक्सप्लेन कर दिया है हमने, ठीक है ना। चलो डेफिनेशन क्या है वो सुने। डेफिनेशन आती है इसकी, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व उन तत्वों को, उन तत्वों को कहा जाता है, कहा जाता है जिन तत्वों के, जिन तत्वों के विभेदी इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश, बाह्य कोश से पहले कोश, पहले कोश, बाह्य कोश से पहले कोश n-1d ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें, तो उन्हें संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और इन तत्वों को, इन तत्वों को एस तथा, एस तथा पी ब्लॉक, एस तथा पी ब्लॉक तत्वों के मध्य रखा गया है, रखा गया है। एस और पी के मध्य में रखा गया, लेकिन कितने वर्गों को रखा गया है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, अंतर्गत थर्ड वी, जिसके अंतर्गत वर्ग थर्ड वी, कॉमा फोर्थ वी, कॉमा फिफ्थ वी, कॉमा सिक्स वी, कॉमा सेवेंथ वी, कॉमा एट्थ वी। और एट्थ वी में 3 वर्ग होते हैं, एडजस्ट,
8वां वर्ग, 9वां और 10वां। फिर इसके बाद में दो वर्ग और आते हैं, फर्स्ट बी कॉमा सेकंड बी। को रखा गया है, को रखा गया है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। इस डेफिनेशन को कभी भी आपको याद रखना हो तो तीन चीजें याद रखनी पड़ेंगी। पहली चीज ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है, n-1d ऑर्बिटल में क्या करता है, प्रवेश करता है। दूसरा अंडरलाइन करना कि इसको कहाँ रखा गया है, तो एस और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। दूसरा बड़ी अंडरलाइन करना कितने वर्गों को रखा गया है, तो ये वर्ग अंडरलाइन करना कि इतने वर्गों को रखा गया। ठीक है ना, नोट में लिखना पड़ेगा आपको। ये पूछ लिया जाता है कौन से ऐसे एलिमेंट हैं कि जिनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। ठीक है ना, तो नोट में लिख लें Zn कॉमा Cd कॉमा Hg तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, नहीं कहा जाता। ठीक है, क्यों नहीं कहा जाता, रीजन कोई पूछ सकता है आपसे, तो रीजन यही देना क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, पूर्ण भरे होते हैं। कैसे भरे होते हैं, पूर्ण। आयन में भी कुछ आ सकते हैं, जैसे Cu पे 1+ आयन है। ठीक है, इसके बाद आता है संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण तो संक्रमण तत्वों को कितने वर्गों में बांटा है, वो आपको पता होना चाहिए। इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया, इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया। है। ठीक है, 4 वर्ग कौन कौन से हैं, इसको समझते हैं। तो 4 वर्ग इसके ये आते हैं। पहला आता है प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसी का दूसरा नाम है 3D श्रेणी, 3D श्रेणी। अच्छा, इसकी 4 श्रेणियां, चारों श्रेणी में मैंने बताया था प्रत्येक श्रेणी में कितने कितने एलिमेंट रखे गए हैं, 10-10। ठीक है ना, तो ये श्रेणी आ गई। इसमें टोटल एलिमेंट कितने रखे गए हैं, तो वो याद रखो, इसमें टोटल 10 तत्व रखे गए हैं। कितने, 10। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक रखे गए हैं ये भी हमें जानकारी हो, तो ये तत्व रखे गए हैं स्कैंडियम 21 से और Zn 30 तक। इतने तत्वों को रखा गया 21 से 30 तक। केवल कितने एलिमेंट होते हैं, 10 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं, 10। ठीक है ना, दूसरी आती है हमारी द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। इसको और किस नाम से जानते हैं, 4D श्रेणी, 4D श्रेणी। इसमें भी कितने एलिमेंट रखे गए हैं, तो 10 ही रखे गए हैं। कहाँ से कहाँ तक रखे गए हैं ये भी हमें पता हो। ठीक है ना, तो ये ट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक कितने तत्वों को रखा गया, इसमें भी 10 को रखा गया है। ठीक है ना, इसके बाद आती है तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, संक्रमण श्रेणी। तृतीय संक्रमण श्रेणी का दूसरा नाम क्या है, 5D श्रेणी, 5D श्रेणी। ठीक है, अच्छा, इस श्रेणी में भी कितने एलिमेंट रखे गए हैं, तो इसमें भी कितने रखे गए हैं, आपके 10 ही रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं, 10। और कहाँ से कहाँ तक रखे गए हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें रखा गया है लेंथेनम से Hg तक, और Hg का कितना होता है, 80, और लेंथेनम का होता है 57 से Hg 80 तक। फिर हमारी आती है अगली
चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में दूसरा नाम क्या है इसका, तो दूसरा नाम है 6D श्रेणी, 6D श्रेणी। इसमें भी कितने एलिमेंट रखे गए हैं, 10। कहाँ से कहाँ तक रखे गए हैं ये भी हमें पता हो, तो इसके अंतर्गत रखे गए एक्टिनियम 89 से अनअनवियम 112 तक। एक कितने एलिमेंट हैं इसमें भी, 10 ही एलिमेंट है। अच्छा, इनके बीच वाले जो एलिमेंट हैं वो नीचे एफ ब्लॉक में अलग ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब ये पूछा जाता है कि भाई इसको 3D नाम क्यों दिया, इसको 4D नाम क्यों दिया, इसको 5D क्यों दिया, इसको ये क्यों दिया, ठीक है ना। तो इसका भी रीजन समझ लो। इसका रीजन ये है कि जितने भी 10 तत्व हैं इसके अंतर्गत प्रथम श्रेणी में, उन सभी तत्वों के जो इलेक्ट्रॉन होंगे विभेदी, वो सभी विभेदी इलेक्ट्रॉन 3D तक ही जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 3D तक, ठीक है ना। इसलिए इसको 3D श्रेणी के नाम से जाना। अच्छा, द्वितीय संक्रमण श्रेणी की बात करें तो इसमें 3D भी आएगा और 4D भी आएगा। 4D तक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विभेदी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, 3D कंप्लीट होगा, 4D कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। तृतीय संक्रमण श्रेणी में 3D भी आएगा, 4D भी आएगा, 5D भी आएगा। 3D 4D कंप्लीट भरे होंगे, जबकि 5D क्या होगा, हमारा अपूर्ण भरा होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से 6D वाला है, ठीक है ना। तो इसके बाद में हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक आता है संक्रमण तत्वों की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है, चलो इसको समझते हैं। इसको लक्षण के नाम से भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसकी निम्न विशेषताएं हैं, इसके निम्न विशेषताएं हैं, विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, चलो पहली विशेषता समझते हैं साथियों। पहली विशेषता ये कहती है कि जितने भी संक्रमण तत्व हैं वो सभी तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु। दूसरा, जितने भी संक्रमण तत्व हैं उनके विभेदी इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेंगे, N-1D में करेंगे। तीसरा आता है, जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं सभी क्या करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। 4 एलिमेंट हैं जो नहीं करते हैं, एक स्कैंडियम है, दूसरा Zn है, तीसरा CD और चौथा कौन सा होता है, Hg होता है, ठीक है ना। पांचवा आता है कि इनके अधिकांश तत्व रंगीन यौगिक या रंगीन आयन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। छठा हमारा आता है कि इनके अधिकांश तत्व चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय गुण कौन से होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक अनुचुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय। लेकिन फिजिक्स में ये कई प्रकार के होते हैं, लोह चुंबकीय होता है, फेरी चुंबकीय होता है। लेकिन यहाँ पे केवल 2 पढ़ना है, एक अनुचुंबकीय को और दूसरा प्रतिचुंबकीय को। उससे अगला टॉपिक आता है इसमें 7वां पॉइंट, कि इनके अधिकांश तत्व कैसे होते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि इन सभी तत्वों के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। और ये विद्युत तथा ऊष्मा के कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं। चलो इनको समझते हैं एक पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट कहता है अधिकांश अधिकांश संक्रमण तत्व धातु हैं, धातु है। दूसरा आता है इनके विभेदी इलेक्ट्रॉन N-1D ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तीसरा आता है हमारा इनके अधिकांश तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब ये कैसे करते हैं,
कभी धातु पे 2+ देखा होगा, कभी 1+ देखा होगा, कभी 3+ का देखा होगा, कभी 4+ का। तो ये सब क्या आते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे ज्यादा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है? तो वो याद रखना, सबसे ज्यादा जो करता है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था वो करता है Mn। Mn +2 से +7 तक सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है। यह भी पूछ सकता है कौन परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं देता है, तो याद रखना है कौन नहीं देता, स्कैंडियम। स्कैंडियम की केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऑक्सीकरण अवस्था। स्कैंडियम है, Zn है, ठीक है, इस वर्ग में। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट हमारा, इनके अधिकांश, इनके अधिकांश तत्व रंगीन यौगिक, रंगीन यौगिक या आयन का, आयन का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पांचवा, इनके अधिकांश तत्व, इनके अधिकांश तत्व, अधिकांश तत्व चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 के। कौन कौन से होते हैं, एक अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय गुण, दूसरे होते हैं प्रतिचुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय गुण। अच्छा, इसका चुंबकीय आघूर्ण मान भी निकलवा सकता है किसी भी एलिमेंट का। चुंबकीय आघूर्ण मान कभी भी आपसे निकालना हो, ठीक है ना, तो ध्यान रखना चुंबकीय आघूर्ण हमेशा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से निकाला जाता है। जो d ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उससे निकाला जाता है। फॉर्मूला भी नोट कर लें। चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, μ0 बराबर √में n ब्रैकेट में n+2। यहाँ पे n क्या है वो समझें, और म्यू क्या है, म्यू है चुंबकीय आघूर्ण। इसके बाद में n क्या है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे d ऑर्बिटल में, किसी में 3 आएंगे, किसी में 4, वो n का मान होता है, किसका, n का, इससे निकाल देना है। ठीक है। छठा पॉइंट आता है हमारा, इनके अधिकांश तत्व, इनके अधिकांश तत्व, अधिकांश तत्व उत्प्रेरक की तरह, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। अब ये उत्प्रेरक के बारे में सब जानते होंगे। अधिकांश उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रियाई दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। कुछ होते हैं जो इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं या नष्ट कर देते हैं, वो कहलाते हैं विष उत्प्रेरक, ठीक है ना। और जो बढ़ाते हैं उनको क्या कहा जाता है, वर्धक उत्प्रेरक, ठीक है ना, कैटेलिस्ट जिसको बोला जाता है। आपका सातवां पॉइंट आता है कि इनके तत्व, इनके तत्व विद्युत तथा, विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। लास्ट पॉइंट आता है इसका आठवां, आठवां पॉइंट यह है कि इनके अधिकांश यौगिक, इनके अधिकांश तत्व संकर यौगिक, संकर यौगिक का निर्माण करते हैं, निर्माण
करते हैं। तो साथियों ये थी इनकी विशेषताएं। इन विशेषताओं को याद कर लेना। इसमें से कम आपको कंपलसरी 4 से 5 पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। वैसे तो अगर सभी हो जाए तो सबसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि ज्यादातर याद होंगे तो इनसे हम कुछ ना कुछ कैलकुलेशन या कोई और भी क्वेश्चन बनता है, जैसे रंगीन आयन, चुंबकीय गुण क्या होते हैं, परिवर्ती क्या होती है, ठीक है ना। तो इनको डिटेल में पूछा जाता है, ये गुण डिटेल में एक्सप्लेन करने होते हैं, ठीक है। और पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन में कि इनके 4-5 गुण दीजिए डिटेल में आप। साथियों दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से आता है, ज्यादातर बोर्ड में पूछा जाता है, वो क्या है। ये अभी हमने वर्गों में बांटा था, इसका वर्गीकरण करा था, 4 वर्ग थे, इसके 4 वर्गीकरण करे थे, ठीक है ना। उसका पहला पार्ट आता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी क्या है और इनके गुण दीजिए। क्या दीजिए? गुण। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी क्या है, क्या है, इनके सामान्य गुण दीजिए, सामान्य गुण दीजिए, गुण दीजिए। और किस टाइप से पूछेगा क्वेश्चन में आपसे, ये आपको हेडिंग देगा, उन हेडिंग की सहायता से पूछेगा। पहला पूछ सकता है आपसे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दूसरा पूछ सकता है आपसे परिवर्ती, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ये पूछ सकता है। तीसरा पूछ सकता है आपसे साथियों चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण, ठीक है। चौथा पूछ सकता है आपसे रंगीन या संकर यौगिक, संकर यौगिक। पांचवा पूछ सकता है आपसे रंगीन आयन, रंगीन आयन। तो ऐसे ही आपसे 4-5 पॉइंट पूछेगा, जबकि इसके पॉइंट तो बहुत सारे होते हैं। अभी आयनन एंथैल्पी भी होता है, उत्प्रेरक गुण भी होता है, गलनांक और क्वथनांक भी होते हैं। तो इसके क्या है, ये सब सामान्य गुण है। कोई सा भी पूछ सकता है, सबको एक्सप्लेन करेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे, जिससे आपको कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कराना है मुझे, ठीक है ना। चलो अगर हम आंसर की बात करें तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, वो देखो जरा। हमसे पूछा प्रथम संक्रमण श्रेणी क्या है, यही तो पूछा है। चलो एक्सप्लेन करते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी, हेडिंग डालना संक्रमण श्रेणी, ठीक है। इसी का दूसरा नाम भी बताया था हमने, क्या बताया था अगर आपको याद हो, 3D श्रेणी। क्या बताया था? 3D श्रेणी। तो आपसे कभी भी ये पूछे कि प्रथम संक्रमण श्रेणी क्या है या फिर 3D श्रेणी क्या है, तो साथियों बस कुछ नहीं करना है, आपको बस एक जवाब देना है कि इस श्रेणी में कहां से कहां तक तो तत्वों को रखा गया, ठीक है ना। अच्छा, तत्वों को रखा गया तो इसको 3D श्रेणी क्यों कहा गया, ठीक है ना। बस इतना दो जवाब दे करके प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं इन तत्वों को, ठीक है ना। चलो समझते हैं डेफिनेशन। वे तत्व, वे तत्व जिनके, जिनके विभेदीय इलेक्ट्रॉन, विभेदीय इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, करते हैं, और इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत, अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत स्कैंडियम 21 से Zn 30 तक 10 तत्वों को, तत्वों को रखा गया है, जिन्हें
जिन्हें प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं, कहते हैं। ठीक है। इसके बाद साथियों हमसे पूछता है, चलो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन, जो कहा था इसने वो ठीक है। अब सेकंड हेडिंग आता है हमारा, इसके सामान्य गुण दीजिए। किसके सामान्य गुण देने? प्रथम संक्रमण श्रेणी कह दो या संक्रमण श्रेणी कह दो, ठीक है ना। तो अगला हेडिंग डालते हैं, संक्रमण या प्रथम संक्रमण श्रेणी के गुण। अब इसके गुण कौन कौन से हैं? तो गुण आपको मैंने पहले ही लिखा दिया, ठीक है ना। जिसमें पहला आपका प्रॉपर्टीज आती है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है। क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। इसमें एक लाइन लिखनी है बस आपको कि जितने भी ये तत्व हैं कितने हैं? 10 हैं। 10 तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो देखो इनके बाह्य कोश का, बाह्य कोश का, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 3d 1 से 10, 4s 1 से 2 प्रकार का होता है, प्रकार का होता है। अगर ये ना कहें तो खाली इतना लिख देना, n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। अब साथियों बात आती है 10 एलिमेंट को याद करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। कैसे याद करें इतने एलिमेंट? तो इसके लिए भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम एक सिंपल और साधारण तरीके से समझाते हैं, ठीक है। तो साथियों 10 एलिमेंट को याद करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसको समझते हैं एक तरीके से। तो इसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी है, और वो लाइन क्या याद रखनी है जरा इसको भी समझें, ठीक है ना। पहली लाइन ये है इसकी कि सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, क्रेजी मैन, ठीक है ना। आधा वर्ड ये याद रखना, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। फिर आपको आधा वर्ड उधर को याद रखना है, फ्री कोचिंग, फ्री कोचिंग निखिल को, निखिल को कौन जाने, कौन जाने, ठीक है ना। तो निखिल इसलिए लिया था क्योंकि एक हमारे बहुत प्रिय मित्र थे जिनका निखिल नाम था, तो इसलिए उनको अब कोई नहीं जानता है, ठीक है साथियों। चलो अब इनको समझते हैं, क्या क्या इनसे वर्ड बन सकते हैं हमारे, उन वर्डों की सहायता से इसको देखते हैं। तो सचिन, सचिन से बनता है एस और सी लेकर के स्कैंडियम, पहला एलिमेंट आ जाएगा हमारा सचिन से स्कैंडियम आ जाएगा। तेंदुलकर से दूसरा एलिमेंट आ जाता है टी आई। बेरी से आ जाता है हमारा तीसरा एलिमेंट वी, और चौथा क्रेजी से आ जाता है सी आर, और पांचवा मैन से आ जाता है एम एन, और छठा फ्री से आ जाता है एफ ई, और सातवां कोचिंग से आ जाता है कोबाल्ट, आठवां निखिल से आ जाता है हमारा एन आई, और इसके बाद में कौन जाने, कौन जाने का मतलब कोबाल्ट हो गया, कौन जाने निखिल कॉपर, फिर जाने से आ जाएगा जेड एन, ठीक है ना। तो साथियों देखो जरा काउंट करके कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही एलिमेंट इसके अंतर्गत रखे गए हैं।
और इसको देखो एक बार और समझ लें सभी। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। सचिन से एससी बनेगा, तेंदुलकर से टीआई बनेगा, वेरी से वी बनेगा, क्रेजी से आपका सीआर बनेगा, मैन से एमएन बनेगा। फ्री कोचिंग निखिल को कौन जाने, ठीक है ना। तो फ्री कोचिंग निखिल को कौन जाने, फ्री से एफई बनेगा, कोचिंग से कोबाल्ट बनेगा, निखिल से एनआई बनेगा, कौन से बनेगा आपका सीयू, और आपका यहाँ से जाने से बनेगा जेडएन, ठीक है ना। तो 10 एलिमेंट हो गए। इन 10 एलिमेंट में 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो अपवाद हैं, और जो एलिमेंट अपवाद होते हैं उन पे स्टार लगा होता है। क्या लगा होता है, स्टार। कौन कौन है, स्टार के साथ में अपवाद के बाह्य कोश में एक रखना पड़ेगा आपको। एक है आपका सीआर और दूसरा है आपका कॉपर, ठीक है ना। ये 2 एलिमेंट है, इनको याद रखना, ये अपवाद है आपके, ठीक है ना। इनके बाह्य कोश में कितना रखना है आपको, एक रखना है। चलो साथियों समझते हैं एलिमेंट कौन कौन से हैं। पहला आता है हमारा स्कैंडियम, दूसरा आता है टाइटेनियम, उससे अगला आता है वैलेडियम, फिर आता है क्रोमियम, फिर आता है आपका एमएन मैग्नीज, फिर आता है एफई, एफई के बाद में फिर कौन आता है आपका कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद में निकेल, और निकेल के बाद में कौन आएगा हमारा कॉपर, और कॉपर के बाद में कौन आएगा जेडएन। 10 एलिमेंट हो गए, 10 में से 2 एलिमेंट पे स्टार लगा देना क्योंकि ये अपवाद है। अच्छा, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21, टाइटेनियम का 22, इसका 23, और इसका 24, और इसका 25, और इसका 26, और इसका 27, और इसका 28, और इसका 29, और इसका कितना 30, ठीक है ना। ये 30 तक परमाणु क्रमांक आते हैं इसके एटॉमिक नंबर। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है बात आती है यहाँ पर, ठीक है ना। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कोष में 2 रखा जाता है, दूसरे में 8 रखते हैं, तीसरा खाली छोड़ो, चौथे में अपवाद नहीं है तो 2 रख दो, ठीक है ना। 8 और 2 10, और 2 कितना हो गया 12, 12 घटा दो 21 में से कितने बचेंगे, तो 21 में से 12 घटा देंगे तो 9 बचे, 12 9 कितना होता है 21, ठीक है ना। अच्छा, एक का मैं इलेक्ट्रॉन भर के भी दिखा देता हूँ। पहला वाला, दूसरा, पहले में एस होता है, दूसरे वाले में एस और पी होता है, तीसरे वाले में कौन होता है एस पी और डी होता है, ठीक है ना। इसमें कौन होता है, इसमें एस होगा, चौथे में पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं। 1s2 खत्म, दूसरा 2s2 भी होगा, 2p6 भी होगा, तीसरे में 3s2 होगा, 3p6 होगा, और 3d कितना होगा 1, क्योंकि 8 और 1 9, 6 और 2 8 और 1 9, लास्ट वाले में कौन होगा 4s2 होगा, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा टाइटेनियम 22, और 22 का करेंगे तो 2,8,10,2, ठीक है ना। और जब ये आता है तो अब इसको हम क्या करते हैं, एक तत्व के अकॉर्डिंग इनको सबको संगत मान लेते हैं। वो एलिमेंट कौन सा होता है, वो होता है निष्क्रिय एलिमेंट, जिसको आर्गन कहा। क्या कहा, आर्गन, ठीक है ना। जो भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वो किस में जाएगा, 10 वाले में एंटर करना है। 9 से 10 हुआ, फिर 11 होगा, 12, बस यहीं पे भरना है, बाकी कहीं ना भरना है। अपवाद है तो अपवाद वाला भी इसी में भरेंगे, ठीक है ना। चलो अब हमने इसमें से 18 आर्गन को निकाल दिया। कितना निकाल दिया, 18। 18 आर्गन को दे दिए 22 में से, तो कितने बचे हमारे पास बचे 18 निकालने के बाद 4। वो 4 कहाँ जाएंगे, अपवाद नहीं है तो फिर किस में जाएगा, 2 तो ले जाएगा एस, 4s2। अब कितने बचे हमारे पास, 2 बचे, वो 2 किस में जाएंगे, 3d में जाएंगे, किस में जाएंगे 3d, ठीक है ना। इसका ये हो गया। अगर इसका 23 है तो एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचो, फिर 11 कॉमा कितना कर देंगे, तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाया है, एक बढ़ाया है तो घटा लो, आर्गन को दे दो 18, 18 आर्गन ले गया। फिर बाकी कौन लेता है, तो बाकी बचे हमारे पास 5, 5 में से एस ले लेता है 2, कितने बचे अब 3, वो 3 किस में जाएंगे 3d3, ठीक है ना। इसके बाद आता है कॉपर, अपवाद है, एक तो बाह्य कोश में एक रखेंगे, ठीक है ना, और बाकी सब सेम रहेगा, तो एक तो इसमें से बढ़ के जाएगा, और एक एटॉमिक नंबर का टोटल कितना हो जाएगा 13, और 13 आएगा तो इसमें से 18 किसको दे देंगे, आर्गन को दे देंगे। 18 आर्गन ले गया, ठीक है। 18 घटा लो, 24 में से 6 बचेंगे, 6 में से 2 कौन ले जाएगा, ये ले जाएगा, एक ले जाएगा, ऐसे अपवाद है ये, ठीक है ना। अपवाद वाले में एक रखते हैं। अब डी में कितने बड़े हैं, 2 बड़े हैं तो 5 भर देंगे, क्योंकि टोटल 6 है तो 3d5,
क्योंकि एक एस वाला आ गया इसमें और एक एटॉमिक जो बढ़ रहा था वो वाला आ गया, ठीक है ना। इसके बाद फिर 25 का करेंगे तो 25 का कितना आएगा हमारा 13,2 आएगा। और इसको 18 तो आर्गन को ही देना पड़ेगा आपको। 18 आर्गन को देने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वो एस में पहुंचा देना, तो 3d5 ही रहेगा ये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2, ठीक है ना। उससे अगला 26 का करेंगे तो 26 का 14 कोमा कितना आएगा 2 आएगा। इसको भी ऐसे भरना है, आर्गन को 18 देना। इसके बाद में फिर किसको देना है 3d6 और 4s2 रहेगा, ठीक है ना। इसी टाइप से ये सब एटॉमिक नंबर आपको करना ही करना है। बस डी में कहाँ तक पहुंचेगा 10 तक पहुंचेगा। चलो मैं कर देता हूँ डायरेक्ट जल्दी। 15,2, 16,2, 17, 18,1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 18,2। इसको भरेंगे तो आर्गन तो सबको लेके ही जाएगा, ठीक है ना। आर्गन लेके जा रहा है तो इसमें 3d कितना रहेगा 7 रहेगा। और इसमें क्या आ जाएगा हमारा 3d7 के बाद में 4s2। इसका देखेंगे तो 3d8 आएगा और इसमें 4s2। इसमें देखेंगे 3d10 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 4s1 आएगा। लास्ट वाले का देखेंगे 3d10 ही आएगा और इसका कितना आएगा 4s2 आएगा, ठीक है ना। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। तो हमें बोर्ड एग्जाम में सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं देना होता है। हम केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 या 4 एलिमेंट का या बहुत मैक्सिमम दे दिया तो 5 एलिमेंट का देना, ठीक है ना। बाकी ये भाषा लिख करके 3-4 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देना। फिर ये पहला टॉपिक आपका प्रॉपर्टीज का खत्म, ठीक है। दूसरा टॉपिक आता है इसी में, वो सेकंड टॉपिक आता है आपका ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या है ये टॉपिक, चलो साथियों इसको भी समझते हैं। तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब ये होता है कि जितने भी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं उनमें अधिकांश तत्व क्या करते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेंगे तो फिर कैसे करना लिखना है लैंग्वेज को समझें। इनके इनके अधिकांश तत्व परिवर्ती परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को ऑक्सीकरण अवस्था को ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं क्योंकि क्योंकि इनके डी कक्षक अपूर्ण भरे होने के कारण या भरे होते हैं जिनमें जिनमें स्कैंडियम तथा जेडन परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते, प्रदर्शित नहीं करते। प्रदर्शित नहीं करते, ठीक है। जिससे जिससे NS तथा N-1D कक्षक की ऊर्जाएं कम होती हैं। कम किसकी होती है NS की तो होती है अधिक और N-1D की क्या होती है
कम होती हैं। ठीक है ना, तो ये टॉपिक था, आप कैसे करते हैं इसको।